आपका मैक्सिमम क्लासेस में। आज हम करेंगे 28 मार्च को ये पटवारी के एग्जाम में आए हुए जनरल मैथ्स के सारे क्वेश्चन। करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी संख्या को लगातार 11 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 2 से इस पर बचता है, तो इस तरह की सबसे छोटी संभावित संख्या क्या है। लगातार भाग देना मतलब होता है मान लीजिए मैं 25 को 2 से भाग दूं तो ये 12 बार 24 आएगा। 24 तो शेष पर क्या बच रहा है, यहाँ पर शेष पर लिखते हैं। फिर ये 24 है, 24 को फिर डिवाइड करेंगे किससे, मान लीजिए मैंने 5 से किया तो 5 को 20 और शेष कितना बच रहा है, 4 बच रहा है और नंबर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। फिर इसको आगे भी दिया, तो इस तरीके से डिवाइड करने को लगातार डिवाइड करें या फिर इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव डिवाइड करना कहते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन में यदि हमको सबसे छोटी संभावित संख्या निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लगातार 11 और 5 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 11 और 5 से, और शेषफल क्या बच रहा है 5 और 2। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। उसी तरह यदि 2 से ज्यादा और भी संख्या दी होती है, जैसे मान के लिखा था कि 12 से भी सक्सेसिव 11 5 और 11 5 और 12 से डिवाइड करने पे, तो यहाँ पर इसको भी आगे और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर जो भी शेषफल बचता है उसको प्लस कर देते हैं। तो इस तरीके से वो संख्या निकल आती है। यहाँ पर क्योंकि 11 और 5 ही दिया है तो इसको ऐसे करते हैं, 11 5 से डिवाइड करने पर 5 और 2 शेषफल बच रहा है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 11 गुणा 2 प्लस 5, तो कितना आ रहा है ये 22 और 5 27। तो सबसे छोटी संभावित संख्या क्या है यहाँ पे 27 है, ये आंसर है। अगर सबसे छोटी संभावित संख्या नहीं लिखा होता, इससे बड़ी पूछा होता, तो उस केस में क्या होता है, इस टाइप की सारी संख्याएं जो होती है वो इस तरीके से आती है। एलसीएम निकालेंगे 11 और 5 का और इसमें इंटू करेंगे k का प्लस 27 कर देंगे, तो इस टाइप की सारी संख्याएं आती जाएगी। k की वैल्यू पुट करना पड़ेगा इस केस के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी संभावित संख्या पूछा है, तो इस केस के लिए यहाँ पर हमने k = 0 पुट कर दिया है। तो 0 पुट करने से एलसीएम 11 और 5 का कितना होता है 55 गुणा k की वैल्यू 0 और प्लस 27, तो 27 निकल के आ रहा है। तो इस केस के लिए सबसे छोटी संभावित संख्या है, क्योंकि इस केस के लिए k की वैल्यू 0 है। यदि सबसे छोटी संभावित संख्या नहीं पूछा होता, इससे बड़ी पूछा होता, k की वैल्यू 1 पुट करते और फिर दूसरी वैल्यू निकल के आ जाती। तो अभी फिलहाल के लिए आंसर जो है हमारा 27 है। यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 25% बड़े बेटे को, शेष में से 30% छोटे बेटे को, शेष में से 10% ट्रस्ट पर खर्च करता है। अब उसके पास 10,584 रुपए है, तो उस आदमी की आय कितनी है। मानो कि उस आदमी की आय मैं x मान लेती हूँ, उसकी आय x है, तो आदमी की आय 25% बड़े बेटे को कितना दिया उसने, बड़े बेटे को दिया 25% मींस 0.25x दिया। इसको मैंने ऐसे लिखा है कि x का 25% x गुणा 25/100 होगा, तो इस 25/100 को मैंने 0.25 लिख दिया। बड़े बेटे को 0.25x दिया, तो बचा कितना, इसमें से 0.75x बच गया, तो बचा 0.75x बच गया। फिर बचे में से 30% छोटे बेटे को, तो छोटे बेटे को कितना दिया, बचे में से 30% 0.3 किसका, इसका बचे का, तो इतना छोटे बेटे को दिया है, तो बचा कितना इसका 0.3 छोटे बेटे को, तो बचा कितना 0.75x का इतना बचा है। बचे में से फिर ट्रस्ट को 10% दिया है, तो बचा कितना है इतना, इसका 10% 0.101 लेती हूँ, इसका कितना ट्रस्ट को दिया, तो ट्रस्ट को देने के बाद कितना बचेगा 0.1 चला गया, तो 0.9 बचा, इसका 0.9 इंटू 0.7 इंटू 0.75x। ट्रस्ट को देने के बाद इतना बचा। क्वेश्चन में भी दिया है कि उसके बाद उसके पास 10,584 रुपए बचा है, मींस ये जो है 10,584 के बराबर है। तो अब जो फाइनल राशि बची है उसके पास 0.9 इंटू, अब इसको मैं सॉल्व करना है कि अब फाइनल स्टेज आ गई, तो अब इसको मैं सारे 10 नीचे ले आती हूँ पॉइंट को हटा के, तो करते हैं 9/10 7/10 और ये है 75/100। ये किसके बराबर कह रहा है 10,584 के।
ये राशि जो है 10,584 के बराबर दिया हुआ है। अभी तक पॉइंट में इसलिए लिखा था क्योंकि हमको समय बचाना था। अब फाइनल स्टेज आ गई, सॉल्व करना है, तो अब सारे 10 नीचे ले आएंगे, पॉइंट हटा के करते हैं इसको। इसको पहले 9 से कैसे करते हैं, कम 9 तो ये बचा 6 और 7 63 9 6 54 7 से भी ऐसे कर लेते हैं, देखो 7 4 7 6 42 और 7 8 56। ठीक है, यहाँ पर x भी है। अब इधर लेके जाते हैं सारे 10 को, 168 गुणा 100 गुणा 100 है और नीचे 75 है। इसको कैसे करते हैं, 25 या 75, 25 चौके 100, ये 3 से गए 3 5 15 3 6 18, तो 56 गुणा 4 गुणा 100 आ गया, तो कर दें 24 2 5 20 और 2 22। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 22,400। तो उसकी सैलरी क्या है, 22,400 है, यही आंसर है। क्वेश्चन है, AB एक वृत्त का व्यास है, AB एक वृत्त के व्यास है, मींस ये सेंटर है। CD जीवा इस प्रकार है कि समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, मींस ट्रेपेजियम बना रहे हैं। एंगल BAD दिया हुआ है 40, तो ACD का मान निकालना है, ACD का, ये इसका मान निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें पता है कि जो व्यास होता है, व्यास जो परिधि पे एंगल बनाता है वो 90 का बनाता है। तो यदि हम ये व्यास है तो ये जो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनाएगा ये 90 का होगा, तो ये 90 निकल के आ जाएगा। ये 40 है, ये 90 है, तो 9 4 13 130 हो गए। और ये पूरा एंगल, ये पूरा ट्रायंगल 180 सम होगा इनके एंगल्स का, तो ये 90 ये 40 है, तो ये वाला 50 निकल के आ जाएगा, 50 डिग्री। अब फिर से देखें तो हमें ये भी पता है कि कोई भी जीवा जो होती है वो सर्कमफेरेंस में समान एंगल बनाती है। तो जैसे ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो इसका आंसर एंगल ACD जो है वो 50 डिग्री होगा, यही आंसर है। ये और ये एंगल बराबर हो क्योंकि एक ही जीवा से बन रहे हैं, वो परिधि पे बन रहे हैं, तो ये 50 तो ये 50 और ये 90 क्यों हुआ, क्योंकि ये व्यास बना रहा है परिधि पे एंगल, तो ये 90 होगा और ये 180 होता है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर जो एंगल बनता है वो इसका आधा होता है। यदि वो इस तरीके से होता और फिर ये ऐसे बनाता तो ये एंगल जो है इस एंगल का आधा होता, वही चीज लगी यहाँ पर, ये 90 हुआ, ये 50 होगा, ये 50, आंसर है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल B और C का समद्विभाजक O पर मिलते हैं। समद्विभाजक मींस जो इसको बराबर एंगल में बांटते हैं, तो ये A मान लेती हूँ, इसको A मान लेती हूँ, और इसका भी समद्विभाजक मींस इस एंगल को बराबर एंगल से जो बांट रहा है वो समद्विभाजक कहलाता है, तो ये इसको B मान लेती हूँ। और ये दोनों आपके कहाँ मिल रहे हैं, O पर मिलते हैं। और एंगल BOC जो है वो 122 है। तो एंगल A का मान निकालना है, ये इसका मान निकालना है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें एक एंगल 122 हमको मिल गया है, और ये A है, ये A है, क्योंकि समद्विभाजक दिया हुआ है क्वेश्चन में कि समद्विभाजक जो है B और C के ऊपर मिल रहे हैं। तो यदि इस पे हम एंगल 180 का फॉर्मूला लगा दें तो ये वाला ट्रायंगल जो है इसमें A प्लस B प्लस 122 बराबर 180 होगा, ये तीनों एंगल। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 180 में से 22 घटाएंगे तो 58। A प्लस B की वैल्यू आ गई 58। अब हमको एंगल A का मान निकालना है, तो इस बड़े ट्रायंगल में एंगल्स को जोड़ते हैं, तो बड़े ट्रायंगल में एंगल्स को जोड़ेंगे तो ये एंगल A प्लस ये वाला पूरा एंगल कितना है, A प्लस A 2A है, और ये B प्लस B 2B है, ये भी 180 होगा बड़े वाले ट्रायंगल में। यहाँ से एंगल A प्लस 2, यहाँ से A प्लस B निकलेगा, तो A प्लस B की वैल्यू हमें पता है 58 है, 180। यहाँ से एंगल A निकाल लेंगे, ये होगा 180 माइनस 2 8 16 6 11, तो एंगल A की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 64 डिग्री, यही आंसर। दो क्वेश्चन लिए यहाँ पे। एक क्वेश्चन है, 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है, एक प्रशिक्षक के आने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई है, तो प्रशिक्षक की आयु क्या है। प्रशिक्षक के आने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई, मींस 26 हो गई है अब नई औसत। तो प्रशिक्षक जो आ रहा है वो 26 वर्ष आयु तो लेकर आ ही रहा है, साथ में
सारे मेंबर्स जो पहले से थे 12, उन्हीं की भी आयु 2-2 वर्ष बढ़ गई क्योंकि पूरा एवरेज 2 वर्ष बढ़ गया है। तो ये जो नया कैंडिडेट जो जुड़ रहा है ग्रुप में, उसकी आयु 26 वर्ष तो है ही, क्योंकि ये नया एवरेज जो है वो 26 वर्ष है। साथ में हर मेंबर को वो 2-2 वर्ष और दे रहा है, तो 12 दूनी 26 प्लस 12 दूनी 24, ये हो जाएगा ये 24 50। तो जो नया प्रशिक्षक जो आएगा ग्रुप में जुड़ेगा उसकी आयु क्या है, 50 वर्ष है। या फिर इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि कोई भी यदि मेंबर ग्रुप में ऐड होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है, न्यू मेंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है नया एवरेज प्लस नया एवरेज माइनस पुराना एवरेज इनटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिफोर एडिंग और रिमूवल ऑफ न्यू कैंडिडेट। मतलब कि किसी नए मेंबर के जुड़ने या अलग होने के पहले जो नंबर ऑफ मेंबर्स होती है वो ऐड होता है। तो यहाँ पर नया एवरेज क्या है 26 प्लस नया एवरेज पुराना एवरेज का डिफरेंस कितना है 2 है, और नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है 12 दूनी 12 है, 12 दूनी 24 हो गया और ये 26। तो इससे भी फॉर्मूले से भी 50 आंसर आ रहा है। प्रशिक्षक की आयु क्या है 50 वर्ष है। ये है, इसका एवरेज निकालना है तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा। 1 3 3 9 25 49 9 81 और नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5। स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं होंगे हम, क्योंकि नंबर्स तो 5 ही है यहाँ पर, भले ही स्क्वायर लगा हुआ है, नंबर 5 है। तो ये कितना हो जाएगा 9 1 10 10 और 5 15 15 16 और 16 होगा 25 2 8 2 10 14 और 15 16। 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 5 के 15 5 के 15। तो आंसर कितना एवरेज कितना निकल के आएगा 33। तीन अभाज्य संख्याओं में पहली व दूसरी का गुणनफल 221 है और दूसरी और तीसरी का गुणनफल 323 है। तीनों संख्याओं का योग क्या है। ये सहअभाज्य संख्याएं मींस होता है कोप्राइम। कोप्राइम ऐसी संख्याएं होती है जिनका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है, या फिर ये कहे कि वो कॉमन फैक्टर जो है 1 होता है, उसके अलावा उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, 1 ही होता है। तो इसमें लिखा है कि पहली और दूसरी का गुणनफल, माना कि एक्स वाई जेड मान लेते हैं, तो एक्स वाई का गुणनफल जो है 221 है और y और z का गुणनफल जो है 323 है। मतलब अभी फिलहाल में तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है तो ये डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड करके देखते हैं। को प्राइम संख्याएं हैं तो हम हमारा करने की कोशिश करते हैं 2 से 3 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनसे नहीं होगा ये 13। 13 एक नंबर है जो मैक्सिमम किसी के साथ को प्राइम नहीं होता, को प्राइम होता है, जो 13 से डिवाइड करते हैं। 13 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 13 एकम 13 और ये 7 बार जाएगा, 13 से कैंसिल हो जा रहा है। इस नीचे को देखते हैं 13 एकम 13 और बचा 9, 4 में 5 लिया तो मतलब 13 से भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 17 से करके देखते हैं। 17 एकम 17 बचा 4 5 17 दिया इनका, इसको करके देखते हैं। 17 एकम 17 और यहाँ 17 गया तो बचा अपना 5 153 17 9 9 के पहाड़े में आता है। तो इसमें 17 था, यहाँ भी 17 था और डिवाइड करने पे 13 और 19 आ रहा है। इट मींस तीनों संख्याएं कौन सी है 13 17 और 19 ही संख्याएं हैं और तीनों का सम निकाला है तो 9 7 16 3 19 1 और 1 4। तो आंसर हो जाएगा 49 दोनों का सम। टू प्राइम जो नंबर से 3 क्या निकल के आया 13 17 और 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x plus 3y की वैल्यू 5/6 दी हुई है, xy की वैल्यू 5/6 दी है, तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का मान निकालना है। 8x क्यूब है प्लस 27y क्यूब को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 2 का क्यूब है तो 2x क्यूब प्लस 3 के 27, ये 3 का क्यूब है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और हमें एक फॉर्मूला ये पता है कि a प्लस बी का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर हमें इसको यदि हमने a ले लिया, इसको b ले लिया, तो a क्यूब b क्यूब ये है और हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहिए तो इस सबको इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा a
वैल्यू निकालना है हमें, क्वेश्चन में यही वैल्यू पूछने निकालने बोला है। तो हम ए और बी की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हम इसको पुट करते हैं सारी वैल्यूज। ए क्या है यहाँ पे 2x प्लस 3y का क्यूब माइनस 3a ए स्क्वायर 2 3 4 4x स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू बी है तो बी क्या है 3y है। आगे करते हैं, ये 3 है, ए की वैल्यू 2x है और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 क्या 9 9y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं 2x प्लस 3y की वैल्यू हमें पता है 5/6 क्यूब पता है। इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 12 12 3 36 36 x स्क्वायर y आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6 और 54 x y स्क्वायर। इसको ऐसे ही एज इट इज लिख देते हैं अभी फिलहाल। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 18 कॉमन निकाल सकते हैं, एक तो 18 और ये एक्स वाई इसमें भी है तो 18 एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ये क्या बच जाएगा 2 एक्स वाई चला गया तो 2x प्लस माइनस कॉमन लिया है और 18 दिया 54 तो 3 और यहाँ से एक्स वाई चला गया तो यहाँ पर बचा y, ये हो गया। अब 5/6 क्यूब 18 एक्स वाई की वैल्यू पता है हमें 5/6, इसको पुट कर देते हैं एक्स वाई की वैल्यू। फिर यहाँ पर भी 2x प्लस 3y की वैल्यू भी 5/6 पता है, ये 5/6 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 क्यूब आएगा नीचे और यहाँ पर देखिए तो ये 2 बार 6 आ रहा है। हम एक काम करते हैं, बेस सेम करने के लिए फिलहाल कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऊपर 6 नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको करते हैं 25 पंचे 5 25 और 25 पंचे 125 और 6 का क्यूब होता है 216 माइनस आएगा 216 और ऊपर है 18 गुणा 5 गुणा 5 और है ये 6। तो 25 5 5 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 25 से क्या होता है 150 और 150 में 18 का गुणा करेंगे तो 90 18 एकम 27, ये कितना आ रहा है 125 माइनस 27 अपॉन 216। इसमें 125 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 9 से 2 7 क्योंकि ये छोटी संख्या माइनस हो जाएगा और ये 216, तो आंसर कितना आएगा -25/75/216, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज में एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और दूसरी आसन्न भुजा 16.67% ज्यादा है, तो विकर्णों के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। समानांतर मतलब पैरेललोग्राम है ये। इसमें क्या रहा है, एक भुजा 12 है और दूसरी आसन्न भुजा 16.67% ज्यादा है, तो 16.67 ये परसेंट को यदि इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 1/6 के बराबर होता है। तो यदि एक भुजा 12 है तो दूसरी क्या होगी 12 प्लस 1/6 12 होगी, मींस क्या निकल के आएगा 14। यदि एक 12 है दूसरी 14 निकल के आई क्योंकि 16.67% मींस 1/6 ज्यादा है तो 14 निकल के आ गई। और विकर्णों के वर्गों का योगफल निकालना है तो हमें पता है कि किसी समानांतर चतुर्भुज में विकर्णों के वर्गों का योग जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स होता है। यहाँ पर ए और बी जो है ये दोनों भुजाएं हैं, तो बस यही पुट कर देते हैं वैल्यूज। विकर्णों के वर्गों का योगफल पूछा है, ये पूछा है, वैल्यूज ए और बी की मिल गई हमें, तो इसको 14 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है और 12 का 144 होता है, 10 9 4 13 और एक 14 2 और एक 3, ये कितना निकल गया 2 4 8 2 3 6, तो हमारा आंसर है 680। क्वेश्चन है, सुरेश के पास 400 रुपए है जो 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों के रूप में कुल 50 नोट है, 5 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या है। कुल 400 रुपए है तो माना कि 10 रुपए वाले नोटों की संख्या x है और 5 रुपए वाले नोटों की संख्या y है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10x प्लस 5y बराबर 400। और वहीं पर कह रहा है कि 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों के रूप में कुल नोट कितने हैं 50 नोट है, मींस x प्लस y बराबर कितने हैं 50 है। 10 रुपए वाले नोटों की संख्या हमने x मानी है, 5 रुपए वाले नोटों की संख्या y माना है और टोटल उसके पास 400 रुपए है, तो 10x प्लस
इक्वल टू 400 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए इसको पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गए, 10 में से 5 गए 5, x बराबर 5 25, 250 गए इसमें से, तो कितना बचेगा 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। और x प्लस वाई जो है 50 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो 5 रुपये वाले नोटों की संख्या क्या होगी 20, आंसर हो जाएगा 20। दूसरा क्वेश्चन है, मनीषा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 4 वर्ष बाद आयु का अंतर 27 वर्ष है। मनीषा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। अभी मनीषा की आयु और माँ की आयु का अनुपात 2:5 है, तो ये 2x हो जाएगा, तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी 5x। 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद यदि उनकी आयु निकाले तो दोनों में +4 हो जाएगा, और लिखा है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 27 वर्ष है, मीन्स 5x + 4 माइनस 2x + 4 कर देंगे तो ये 27 आ रहा है। तो 4 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, 5 में से 2 है, 3x बराबर 27 आ गया। x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी, ये वाली वर्तमान आयु थी, ये वाली। तो मनीषा की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 9 दूनी 18। मनीषा की वर्तमान आयु आ गई 18। पर क्वेश्चन पूछा है मनीषा की आयु को 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो अभी 18 है, तो 4 वर्ष बाद हो जाएगी 22। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु को बेचने पर 15% की हानि होती है, उसी वस्तु को 30.60 रुपए अधिक में बेचने पर 9% का लाभ होता है। उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। वस्तु को बेच रहे हैं अभी, 15% की हानि हो रही है, तो माना कि क्रय मूल्य जो है सीपी है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 15% की हानि मीन्स क्रय मूल्य को 15% से घटा देंगे, तो क्रय मूल्य को 15% से घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 0.85 सीपी हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य इतना है अभी 15% की हानि के साथ। उसी वस्तु को 30.60 रुपए अधिक पर बेचते, अभी इस मूल्य पर बेच रहे हैं, यदि इसको कितने रुपए अधिक पर बेचा होता तो 9% का लाभ होता, मीन्स 1.09 सीपी लिख सकते हैं ऐसे, 1 + k/100, यहाँ पर k जो है वो 9 है, और जो भी नंबर है वो यदि उसको k परसेंट से बढ़ा देंगे तो 1 + k/100, तो 1 + k/100 क्या हो जाएगा 9/100, 0.9 तो 1.09 सीपी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 30.60 है और ये 85 सीपी है और ये 109 सीपी है। पॉइंट को भी भूल जाए तो 109 में से 85 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, और क्योंकि ये दो संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ पर लग जाएगा, और ये सीपी है, तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60/0.24, इसमें से पॉइंट हटा के कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3060/24 हो जाएगा ये। तो क्रय मूल्य आ गया, सीपी की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, तो 10% का लाभ मीन्स क्रय मूल्य को 10% से बढ़ा देंगे, तो क्रय मूल्य ये है 10% से बढ़ाएंगे तो उसको क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप आंसर देखिएगा, इसका कितना है 40.25 रुपए, यही आंसर है। तो सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मैं मान लेती हूँ कि क्रय मूल्य जो है 100 रुपए मान लेती हूँ, तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25% का लाभ मीन्स क्रय मूल्य को 25% बढ़ा दे, तो 100 को 25% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 125 रुपए आएगा, तो विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया 125 रुपए आ गया। वहीं पर ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य एक तरफ तो 125 रुपए के बराबर है, दूसरी तरफ यदि अंकित मूल्य के टर्म में कैलकुलेट करें तो विक्रय मूल्य जो है वो 10% की छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर, तो ये कह सकते हैं कि अंकित मूल्य को 10% घटा दिया है, मीन्स 0.9 अंकित मूल्य है विक्रय मूल्य, ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर हो गए, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 125, 9 नीचे आ जाएगा
डिवाइड करते हैं 1250 में 9 का भाग देते हैं, 9 एकम 9 बचा 3, 9 दिए 27, बचा 8, 9 8 72 और ये बचा 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मार्क प्राइस कितना निकल के आ गया अपने 138 सही, 8/9 आ गया। और देखें तो हमारा क्रय मूल्य क्या था 100, तो क्रय मूल्य 100 था, अंकित मूल्य जो निकल के आया वो 138 सही 8/9 निकल के आया। तो हम ये कह सकते हैं कि अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, जब ये 100 है इसी से कंपेयर हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कितने परसेंट अधिक है, 38 सही 8/9% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो 38 सही 8/9% अधिक है। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमने क्रय मूल्य को 100 माना था। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, हर साल R% घट जाती है और 2 साल बाद 47,068 हो जाती है, तो R का मान क्या है। पहली जनसंख्या थी 70,000 और हर साल वो R% घट रही है, तो 2 साल बाद जनसंख्या दी हुई है तो R का मान निकालना है। तो हर साल घट रही है कुछ, तो कोई ये संख्या यदि घटती है तो माना कि मैं x को R% से डिक्रीज करूँ, तो कह रहा है x माइनस x का R% होगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि x जो है वो 1 माइनस R/100 का मल्टीप्लाई हो गया है उसमें। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, 70,000 है, पहले साल में उसका में माना कि R% का डिक्रीज हुआ, तो ये इसमें 1 माइनस R/100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दूसरे साल फिर R% डिक्रीज हो जाएगी, तो फिर R/100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 साल बाद जनसंख्या कितनी है, इतनी है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 70,000 हम इस तरफ लेके आ जाते हैं और ये हो जाएगा 100 माइनस R का स्क्वायर है और बटे में 100 भी है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4 बार 0 हो जाएगा, तो इसको मैं बराबर ले देती हूँ, तो यहाँ से कैंसिल भी कर देते हैं, ये हो गया, इसको कैंसिल करते हैं, 7 छंग 42 बचा 5, 7 3 49 बचा 1, 7 दूनी 14 और 7 चौ 28, तो 6 7 2 4, ये इसको अंडर रूट कर देते हैं इधर, तो हम देखेंगे तो 6 7 2 4 जो है, यदि आप थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेना, ये 82 निकल के आता है इसका स्क्वायर रूट, तो ये 82 हो जाएगा, 100 माइनस R, तो R की वैल्यू आ जाएगी 18%। तो हर साल जनसंख्या कितनी घट रही है, 18% से घट रही है, आंसर यही है। यदि एक व्यक्ति अपनी गति से 3/5 गति से चलता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो सामान्य गति से उसे कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो मैं मान लेती हूँ कि डिस्टेंस जो है वो इतना मीटर है और उसकी चाल मैं मान लेती हूँ कि इतने मीटर पर मिनट है, x मीटर पर मिनट है, ये मान लेते हैं। तो अभी क्या कह रहा है, अभी यदि वो सामान्य चाल से चलता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, d/x टाइम लगेगा, ठीक है। और यदि वो व्यक्ति अपनी गति से 3/5 गति से चलता है तो डिस्टेंस वही रहेगा। अब गति यदि हो जाएगी उसकी 3/5x हो जाएगी, तो ये क्या होगा, तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचेगा, मतलब जो पहले टाइम लग रहा था उससे 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे जब वो 3/5 गति से चलेगा, तो ये बराबर पहले कितना टाइम लग रहा था d/x, इसमें 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे उसको। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5d/3x हो जाएगा ये, और ये dx को मैं इस साइड ले आती हूँ, ये 20 है, ये 3x हो जाएगा, ये 5d और माइनस ये 3d बराबर 20, तो ये कितना हो गया 2d बराबर 20। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सामान्य गति से उसे कितना समय लगेगा, सामान्य गति से जब चल रहा था तो उसको d/x टाइम लग रहा था, तो क्वेश्चन में यही पूछा है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से d/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो उसको कितना मिनट लगेगा 30 मिनट लगेगा, क्योंकि हमने सारा वैल्यू मिनट में एज्यूम की थी, तो उसको सामान्य गति से चलने में 30 मिनट लगेगा, आंसर है 30 मिनट। ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 2 5 3 है, तीनों किसी कार्य को 9 दिनों में करते हैं, तो सी उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में करेगा। तो ए, बी और सी ये पूरा काम कितने दिनों में करते हैं, 9 दिनों में कर रहे हैं,
तो मैं मान लेती हूँ कि पूरा काम जो है वो 9 यूनिट वर्क है, ये मान लेती हूँ। तो इनका पर डे वर्क क्या हो जाएगा, 1 यूनिट पर डे हो जाएगा ये तीनों का। और ए बी सी जो है ये तीनों की एफिशिएंसी है और इनका अनुपात दिया हुआ है 2, 5, 3 का। तो इनके एफिशिएंसी हम 2x, 5x, 3x लिख सकते हैं। और ये तीनों की एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी मीन्स एक दिन का काम, और इनका एक दिन का काम क्या है, 1 यूनिट है। तो मैं 2x प्लस 5x प्लस 3x बराबर 1 रख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 5, 6, 7 और 3 10, 10x बराबर हो गया 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। x की वैल्यू 1/10 आ गई। अब क्योंकि c उसी कार को c के लिए पूछा है तो c की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। c की एफिशिएंसी 3x थी, तो c की एफिशिएंसी हो जाएगी 3/10, मीन्स 3/10 यूनिट करता है वो हर दिन में, पर डे वो 3/10 यूनिट करता है। तो 3/10 यूनिट वो एक दिन में करता है। तो पूरा कार्य कितना है, 9 यूनिट, और इसका 40% क्या हो जाएगा, 0.4 × 9 हो जाएगा। तो 3/10 यूनिट वो एक दिन में करता है, तो इतने यूनिट कितने दिनों में करेगा वो, तो ये इंटू ये अपॉन 3/10, तो 3 और ये 10 ऊपर आ गया, ये पॉइंट हटा तो यहाँ 10 हो गया, ये कैंसिल हुआ, 3 × 9 और ये हो गया 12 दिन में। तो आंसर क्या होगा हमारा, तो 40% काम को सी कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में करेगा, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल ए और बी किसी टंकी को 96/5 घंटे में भर सकते हैं, तो नल ए उस टंकी को कितने घंटों में भरेगा अगर ए की क्षमता बी से 50% अधिक है। तो ए और बी जो है वो कितनी देर में भर रहे हैं, 96/5 घंटों में भर रहे हैं। तो मैं क्या मान लेती हूँ कि जैसे हम वर्क में एज्यूम करते थे वर्क यूनिट, उसी तरह मैं टंकी के मान लेती हूँ कि टंकी जो है 96 पार्ट है, 96 पार्ट है, मतलब 96 भाग में टंकी है, टंकी को 96 पार्ट में बांट दिया है। तो ए और बी इसकी एफिशिएंसी है, मतलब 1 घंटे में कितना फिल करते हैं वो इसकी एफिशिएंसी है। ए की ए है और बी की बी है, तो ये दोनों मिलकर 96/5 घंटे में भरते हैं। तो पर घंटे कितना भरेंगे, पर घंटे ये भरेंगे तो 96/5 कर देंगे, तो ये 5 पार्ट भरेंगे। तो मतलब 5 पार्ट पर घंटे ये भरते हैं ए और बी मिलके, ए और बी जो है एफिशिएंसी है। अब वहीं पर कहा है ए की क्षमता बी से 50% अधिक है, 50% अधिक है, मीन्स 1.5 बी है। और क्योंकि पूछा है नल ए उस टंकी को कितने घंटों में भरेगा, तो ए के लिए पूछा है तो हम सारा कैलकुलेशन ए के टर्म में ही करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बी की वैल्यू ए के टर्म में पुट कर देते हैं। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 10/15, ये हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो ए प्लस बी क्या है, एफिशिएंसी मीन्स 1 घंटे का काम कितना है इनका, 1 घंटे में कितना पार्ट भरते हैं, 5 पार्ट भरते हैं। तो बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस 10/15 ए बराबर 5, ये हो गया 25/15 ए बराबर 5 हो गया। इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, और ये 5 दिया 15, तो ए कितना आ गया, 3 आ गया। तो ए 3 मतलब कि 3 पार्ट पर घंटे भरता है ए नल। ए की क्षमता क्या है, 3 पार्ट पर घंटे टंकी को भरता है। तो पूछा है ए उस टंकी को कितने घंटों में भरेगा, तो 3 पार्ट 1 घंटे में भरता है ए, तो टोटल पार्ट क्या है, 96 है, तो 96 पार्ट कितने में भरेगा, 96/3 में भरेगा, तो हो जाएगा 3 × 9, 3 दूनी 6, तो 96 पार्ट वो पूरी टंकी मीन्स 32 घंटे में भरेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 32। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष में कोई राशि का ब्याज मूलधन से 580 रुपये कम है, तो मूलधन क्या है। तो मैं मान लेती हूँ कि मूलधन जो है P है, दर है 10 और टाइम है 8 वर्ष, ये ब्याज हो जाएगा। और ये ब्याज क्या है बोल रहा है, कोई राशि का ब्याज मूलधन से, ये ब्याज कितना है, मूलधन से 580 रुपये कम है कह रहा है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 2 8 2 5 10, तो ये हो जाएगा 4p/5। इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो ये p माइनस हो जाएगा, और ये 580 को इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5p में से 4p गए तो 1p/5 580। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 580 × 5 मीन्स 2900। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2900। मूलधन कितना है,